नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है भूतिया दुनिया। दोस्तों, कल मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया था जिसका शीर्षक था वो घर, जिसका पार्ट 1 आपने कल देखा। आज मैं इसका अंतिम भाग आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि कल हमने देखा था कि वैशाली और रोहन एक मकान खरीदते हैं एक सोसाइटी में, कॉलोनी में, मगर उस मकान का सच, उस घर का सच उन्हें पता नहीं होता है। उनके साथ रात में कुछ अजीब घटनाएं होती है। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों कहानी की ओर। अचानक डोरबेल बजती है और दोनों बहुत घबरा जाते हैं। इसी बीच लक्की की भी नींद खुल जाती है और कहता है, मम्मी दरवाज़ा खोलो, मेरा दोस्त मेरे साथ खेलने आया है। लक्की का इतना कहना था कि रोहन और वैशाली एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। तभी रोहन की नज़र दीवार पर टंगी घड़ी की ओर जाती है जो रात के ठीक 12 बजा रही थी। और तभी डोरबेल अचानक लगातार बजना चालू थी और सभी लोग इस बात से बहुत डर जाते हैं। तभी गुस्से में रोहन उठता है और दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है, मगर वैशाली उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। और लक्की कहता जा रहा था कि मम्मी वो मेरा दोस्त है जो बार बार डोरबेल बजा रहा है। ये बात सुनकर वैशाली और डर जाती है और तभी रोहन वैशाली से कहता है कि लक्की को सुला दो। तभी वैशाली ने लक्की को सुला दिया। डोरबेल अब भी बजे जा रही थी। धीरे धीरे करके दोनों दरवाजे तक पहुंचे। वैशाली ने रोहन को पकड़ के रखा हुआ था। रोहन ने हिम्मत करके डोर ग्लास में से बाहर झांका। बाहर का नज़ारा उसके होश उड़ा देता है। बाहर कोई नहीं था, मगर डोरबेल रुक रुक कर लगातार बजे जा रही थी, जैसे कोई बेल बजाकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा हो, मगर बाहर तो कोई भी नहीं था। तभी वैशाली ने इशारे से पूछा, कौन है? तो रोहन ने भी ना में सिर हिलाकर इशारा किया कि बाहर कोई नहीं है। अब दोनों का ही डर के मारे बुरा हाल था। दोनों दरवाजे से जैसे तैसे अंदर आ गए। वैशाली डर के मारे रोने लगी थी और रोहन उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। वैशाली, प्लीज़ संभालो अपने आप को, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। तभी वैशाली, कैसे हिम्मत से काम लो रोहन? तुम्हें पता है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं यार। हमने अपनी सारी जमा पूंजी ये घर खरीदने में लगा दी, अब हम कहाँ जाएंगे? सब खत्म हो गया सब, रोते हुए वैशाली कहती है। तभी रोहन कहता है, थोड़ा शांत रहो, सुबह होने दो, कुछ न कुछ रास्ता निकल जाएगा। रोहन और वैशाली की रात डरते हुए गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। रोहन सुबह होते ही सबसे पहले लक्की को स्कूल छोड़कर आता है और पास में ही बने मकान तिवारी जी के यहाँ चले जाते हैं। उनका मकान रोहन के मकान से लगभग 50 कदम की दूरी पर था और तिवारी जी उस कॉलोनी के सेक्रेटरी भी थे। तभी रोहन ने अपना और वैशाली का परिचय दिया। तभी तिवारी जी ने पूछा, जी रोहन जी बताए, कोई परेशानी है? आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। ये सुनकर रोहन और वैशाली एक दूसरे को देखने लगे और फिर हिम्मत करके रोहन ने रात वाली घटना तिवारी जी को बता दी। फिर रोहन आगे बोला, पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे, मगर तिवारी जी ये कोई कहानी नहीं बल्कि की रात को ये सब हमारे साथ घटा है। हमने सारी रात डर के साए में गुजारी है। तभी तिवारी जी कहते हैं, डोंट वरी रोहन जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। बस इस बात से मैं शॉक्ड हूँ कि आखिर आपके घर में ये सब क्यों हुआ। मतलब क्या है आपका? वैशाली बोली, दरअसल बात ये है भाभी जी, आपके घर के सामने जो घर है जो खाली पड़ा है। जी है तो? तभी रोहन बोल पड़ा, वो एक भूतिया घर है।
तिवारी जी ने कहा, क्या 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 कह रहे हैं आप? वैशाली ने कहा, जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ वैशाली जी। पूरी कॉलोनी को उस घर की असलियत का पता है। यही कारण था कि उस घर के सामने वाला घर, मतलब अभी आप जहाँ रह रहे हो, खाली पड़ा था और आप लोगों को इसलिए उसके सामने वाला मकान कम कीमत में मिल गया, वरना आप तो जानते हैं भाव भी कितने ज़्यादा है। तभी रोहन बोल पड़ता है, तिवारी जी आखिर क्या सीक्रेट है उस घर का? तिवारी जी प्लीज़ बताइए। तभी तिवारी जी कहते हैं, दरअसल 3 साल पहले उस घर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। शक्की पति ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करके खुद को भी गोली मार ली थी। तब से वो तीनों रूह बनकर भटक रहे हैं। अब आपकी बातों से ऐसा लगता है कि उन आत्माओं ने आपके घर पर भी कब्जा कर लिया है। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएं? वैशाली सुबकते हुए बोली। धीरज रखो वैशाली, रोहन बोला। तिवारी जी, क्या इस प्रॉब्लम का कोई निदान नहीं है? निदान का तो पता नहीं, हाँ, मगर मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, शायद वो आपकी मदद कर सके। हाँ हाँ, प्लीज़ मिलवा दीजिए हमें उनसे। जी मैं उन्हें अभी कॉल कर देता हूँ। तिवारी जी ने उसे फ़ोन किया, मगर वो तांत्रिक शहर से बाहर गया हुआ था, तो उस तांत्रिक ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। रोहन और वैशाली को पूरा सच जान चुके थे, मगर अचानक घर को छोड़कर जाना उनके बस में नहीं था। दोनों मन में सोचकर घर वापस आ गए। घर में आते ही उनके दिल की धड़कनें अचानक बढ़ गई, मानो अभी भी उस परिवार की कोई आत्मा उनके आसपास ही है। दोनों ने डरते डरते सामने वाले घर पर नजर डाली, मगर उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उस घर की ओर देख सके। जल्दी से वो घर के अंदर आ गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दोनों को आज रात की चिंता थी कि आज रात को क्या होगा। तभी लक्की स्कूल से वापस आ जाता है। तभी लक्की आकर डोरबेल बजाता है, तो रोहन वैशाली डोरबेल की आवाज़ सुनकर बुरी तरह से डर जाते हैं। उन्होंने डर के कारण दरवाज़ा नहीं खोला। तभी बाहर से आवाज़ आती है, मम्मी मम्मी। तभी वैशाली लक्की की आवाज़ सुनकर तुरंत दरवाज़ा खोल देती है। तभी लक्की अंदर आता है और रोहन की नज़र लक्की के हाथ में लिए हुए उस टॉय कार पे पड़ती है। लक्की बेटा, ये कार आपके पास कहाँ से आई? ये आपको किसने दी? रोहन पूछता है। तभी लक्की, वो पापा मुझे मेरे न्यू फ्रेंड ने दी है। न्यू फ्रेंड? कौन सा न्यू फ्रेंड? तभी वैशाली बोल पड़ती है, वो मम्मी हमारे सामने वाले घर में ही रहता है, उसका नाम सोनू है। सामने वाले घर में? रोहन ने कहा, जी पापा, वो हमारे सामने वाले घर में ही रहता है। मुझे आज वो सामने वाला घर है ना, वहाँ मिला था। क्या? तभी रोहन चीख कर बोला, वैशाली सुना तुमने? हाँ हाँ सुना। लक्की बेटा फेंको उसे। और ये कहकर वैशाली ने वो खिलौना खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही वैशाली ने वो खिलौना छीन कर फेंका, अचानक लक्की बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोनों उसे संभालने की कोशिश करने लगे। लक्की बेटा, लक्की उठो प्लीज़, वैशाली रोते हुए बोली। रोहन भी लक्की को उठाने की कोशिश करने लगा। लक्की तेज बुखार से तड़पने लगा। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिर रोहन तेजी से तिवारी जी के घर की तरफ भागा और तिवारी जी को सब बताया। तिवारी जी ने तुरंत कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर सेन को कॉल किया और उन्हें तुरंत साथ लेकर रोहन के घर गए। डॉक्टर सेन ने चेकअप करके दवाइयाँ लिखी और रोहन तुरंत दवाइयाँ ले आया। दवाई लेने के बाद भी लक्की का ना ही तो बुखार कम हो रहा था और ना ही वो होश में आया था। तिवारी जी परिस्थिति की गंभीरताओं को समझते हुए वे तुरंत रोहन, वैशाली और लक्की को अपने घर चलने के लिए कहा और वो भी बिना वक्त गंवाए उस घर से तुरंत तिवारी जी के घर के लिए निकल पड़े। क्योंकि तिवारी जी का घर भी उस घर के करीब ही था, उन्होंने फौरन पंडित जी को बुलाकर शांति पूजा करवाई
उनके घर पर एक पंचधातु का यंत्र लगा हुआ था, जिसकी वजह से कोई बुरी शक्ति अंदर नहीं आ सकती थी। बस इसी कारण से वे सुरक्षित थे। पंडित जी ने लक्की को अभिमंत्रित कलवा बांध दिया, जिसकी वजह से लक्की अब ठीक होने लगा था और उसे होश आ गया था। तिवारी जी ने रोहन को सलाह दी कि आप आज रात यहीं रुक जाए, तो रोहन और वैशाली ने भी उनकी बात मान ली, क्योंकि अगर वो वापस अपने घर जाते तो शायद कल का सूरज नहीं देख पाते। आखिर रात हुई और रात होते ही उस घर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। उस परिवार की आत्माएं क्रोधित हो गई थी। उनके रोने, हंसने, बिलखने की आवाज़ इतनी तेज थी कि तिवारी जी घर में वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। सभी लोग ये सब सुनकर काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि पंडित जी अभी भी तिवारी जी के घर पर ही थे और उनका आह्वान जारी था, जिसके कारण वे आत्माएं और भी गुस्से में थी। तभी सोनू की आत्मा बार बार लक्की को बुला रही थी, लक्की, लक्की, कहाँ हो तुम? आओ, मेरे पास आओ, लक्की, मेरे साथ खेलो। तभी तिवारी जी के घर के बाहर वही टॉय कार के चलने की आवाज़ आती है। सभी बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। लक्की और तिवारी जी की बेटी मनु जोर जोर से रोने लगते हैं उस डरावनी आवाज़ों के कारण। तभी वैशाली दोनों को संभालते हुए चुप कराने की कोशिश करती है, मगर वह खुद भी काफ़ी डरी हुई थी। बाहर से कभी पायल की आवाज़ आती तो कभी किसी और के रोने की। कभी वो आदमी भी अपने बीवी बच्चों को जोर जोर से पिटता, तो कभी बीवी और बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ उस रात के सूने वातावरण में गूंज उठी थी। खैर, जैसे तैसे डर के साए में सभी की रात गुजरी। सुबह होते ही रोहन ने मजदूर बुलाकर घर खाली करवा लिया। घर का आधे से ज़्यादा सामान टूट फूट चुका था। वैशाली डर के कारण उस घर में नहीं गई और सीधे रोहन के दोस्त, जो कि रोहन ने इमरजेंसी में फ़्लाइट किराए से लिया था, जो कि उसके दोस्त का, वहाँ लक्की को लेकर चली जाती है। सो दोस्तों, तब से लेकर आज तक कभी भी रोहन और वैशाली सोसाइटी की तरफ नहीं आए। आज भी वो घर खाली पड़ा था, क्योंकि वो झूठ बोलकर उस घर को नहीं बेचना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई परिवार उनकी वजह से मुसीबत में पड़े, लेकिन उनके अपने घर का सपना, अपना घर होते हुए भी अधूरा ही रह गया था। तो दोस्तों, ये था कहानी का आखिरी भाग। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताना। तो दोस्तों, कल फिर मिलूँगा एक और नई कहानी के साथ। सो तब तक बाय एंड टेक केयर।